अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा फिर से आप सब लोगों को अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का नेम क्या है? डिफरेंशिएबिलिटी। अब ये डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या है? अब हमने इस चैप्टर में जो काम करना है वो हमारा काम ये है, कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होते हैं हमने ये देखना है। अब डिफरेंशिएबल क्या चीज होती है? फंक्शन तो हम इससे पहले चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। जो हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़े फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की हम लिमिट्स किस तरह से निकालते हैं, ये सब चीजें हम कर चुके हैं। फंक्शन किस फॉर्म में होता है? y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में हमने पढ़ा था। इस तरह से फंक्शन होता है। अब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा? जब इस फंक्शन के दो कंडीशन लगेगी इसके ऊपर। जब ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा और इसके साथ साथ इस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब कि इसका डेरिवेटिव हो, तो उसके बाद फिर हम बोलेंगे ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है। अब कंटिन्यूअस तो इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है? जब उस फंक्शन में कोई कॉर्नर पॉइंट ना हो। मतलब कि आसान अल्फाजों में हमने एक चीज पढ़ी थी 0/0, जिसको हमने इन्फिनिटी का नाम दिया था। एक ऐसा फंक्शन जिसको सिंप्लीफाई करने पर इस तरह की फॉर्म ना आ रही हो, उस फंक्शन को हम बोलते हैं ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब यहाँ पर ये डेरिवेटिव क्या है? बेसिक जो हमने चैप्टर नंबर 4 में सारा काम करना है, वो फंक्शन हमें एक कंटिन्यूअस फंक्शन ही दिया जाएगा, उसका हमने डेरिवेटिव मालूम करना है। अब डेरिवेटिव होता क्या है, थोड़ा सा डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। अब चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था एक चीज, स्लोप, स्ट्रेट लाइन का स्लोप, जिसका फॉर्मूला था y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। स्लोप का फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था। अब इस स्लोप से हम कर क्या रहे थे? स्लोप के किस लिए हम मालूम कर रहे थे? स्लोप मालूम करने का मकसद था, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर यहाँ पर एक पॉइंट गिवन है जिसको हमने नाम दिया था x1 और y1, और यहाँ पर एक पॉइंट है जिसको हमने नाम दिया था x2 और y2। अब अगर हम इस लाइन का स्लोप मालूम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम स्लोप मालूम कर रहे हैं, तो इस स्लोप का मतलब था इस पॉइंट से लेकर ये जो पॉइंट A है, ये जो पहला पॉइंट है, यहां से लेकर यहां तक इस लाइन में कितनी चेंजिंग्स आ रही हैं वो हम मालूम कर रहे थे यहाँ पर स्लोप के जरिए। पर ये फॉर्मूला किसके लिए था? चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 हमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन के लिए। वो सारे दोनों चैप्टर्स कंप्लीट जो थे वो स्ट्रेट लाइन पर डिपेंड थे, तो स्ट्रेट लाइन के लिए ये फॉर्मूला था। पर अब यहाँ पर बात आ गई है कर्व्स की। फंक्शन आ गया तो फंक्शन हो सकता है स्ट्रेट लाइन हो, या ये भी हो सकता है फंक्शन कोई कर्व हो। फंक्शन इस तरह का भी हो सकता है। अब ये ग्राफ है हमारा, ये भी कोई एक फंक्शन है। अब इसी तरह से मैं ये अगर ग्राफ बनाता हूं तो ये भी फंक्शन है, इसके साथ साथ ये भी फंक्शन है। मतलब कि डिफरेंट तरह के हमने देखे, जैसे भी हमारे कर्व्स बन रहे हैं वो फंक्शन है, उसकी कोई ना कोई इक्वेशन जरूर होगी। अब हमने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन के लिए तो फॉर्मूला डिफाइन कर दिया, जो ये फॉर्मूला है क्या है? y2 माइनस y1, मतलब के सेकेंड पॉइंट में से फर्स्ट वाले को माइनस करो, उसके y और x की वैल्यूज, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कहलाएगा इस लाइन का चेंज कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा। तो यहाँ पर अब अगर कोई कर्व आ जाए, स्ट्रेट लाइन ना हो, यहाँ पर कोई कर्व आ जाए, तो उस कर्व का हम किस तरह से स्लोप निकालेंगे? तो वही काम हम करते हैं डेरिवेटिव्स की मदद से। तो हमें क्या पता लगा, हम डेरिवेटिव्स की मदद से क्या कर रहे होते हैं? हम किसी भी कर्व का स्लोप मालूम कर रहे होते हैं डेरिवेटिव्स की मदद से। अब देख लेते हैं इसको प्रैक्टिकली, जरा सा ग्राफ बना के देख लेते हैं कैसे होता है ये। तो यहाँ पर मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, इस तरह से एक ग्राफ है। अब हमें स्लोप के लिए हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा कितनी चीजें चाहिए? 2 पॉइंट्स चाहिए। तो मैं यहां पर भी कंसिडर कर लेता हूं 2 पॉइंट्स। ये x है, फर्स्ट पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं x का, जिसकी वैल्यू x की यहां पर है, और इसके साथ साथ यहां से लेकर यहां तक इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो गैप है उसको मैं h का नाम दे देता हूं। तो अगर ये पॉइंट x है तो मैंने यहां तक जाना है, तो x में क्या ऐड करूंगा? h ऐड करूंगा, ये डिस्टेंस ऐड करूंगा, तो यहाँ की वैल्यू आ जाएगी, मतलब कि x प्लस h। अब इसी तरह से अगर मैं y एक्सिस पर वैल्यू देखना चाहता हूं, तो एक पॉइंट मेरा ये होगा और एक पॉइंट ये होगा।
ये पॉइंट मेरे पास कब आएगा, जब मैं फंक्शन में यहां पर जो वैल्यू है वो डालूंगा तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। क्यों, क्या है, y इक्वल्स टू एफ ऑफ x। तो मतलब कि यहाँ जो x की वैल्यू है अगर वो मैं यहाँ पर डालूंगा तो मेरे पास किसका आंसर आ जाएगा, y का। तो मैं देखता हूँ यहाँ पर ये जब x डालता हूँ इसकी जगह पर तो यहाँ पर मेरे पास आंसर किसका आएगा, f ऑफ x का। इसके साथ जब मैं दूसरी वैल्यू डालूंगा तो आंसर किसका आएगा, f ऑफ x प्लस h का। तो ये मेरे पास दोनों पॉइंट्स आ जाएंगे। अब अकॉर्डिंग टू स्लोप का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सेकेंड वैल्यू में से फर्स्ट वाली y की वैल्यू माइनस करो और डिनोमिनेटर में क्या करना है, x की सेकेंड वाली वैल्यू से फर्स्ट वाली वैल्यू को माइनस कर दो। तो यहाँ पर मेरे पास फॉर्मूला कुछ इस तरह का बन जाएगा, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय सेकेंड पॉइंट क्या है, x प्लस h माइनस और ये वाली वैल्यू x आ जाएगी। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। अब क्या था, हमारे पास स्ट्रेट लाइन थी, ये यही वाली मैं स्ट्रेट लाइन दोबारा से ड्रॉ करता हूँ, ये a और ये b। स्ट्रेट लाइन की एक खासियत है, वो क्या है, मैं यहाँ पर अगर ग्राफ में इसको बनाता हूँ स्ट्रेट लाइन को, तो ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन को देखकर मुझे साफ पता लग रहा है जो जितनी वैल्यू x की बढ़ रही है उतनी ही वैल्यू y की भी बढ़ रही है। मतलब जितना चेंज x में आ रहा है उतना ही चेंज मेरे पास y में भी आ रहा है। तो मतलब क्या है इसका, मतलब है x की और y की वैल्यू सेम है तो सिंपल हमने एक जनरल फॉर्मूला ड्राइव किया, वही हमारे पास फॉर्मूला बन गया। पर जब हम कर्व के स्लोप की बात करते हैं तो उस वक्त हमारे पास इस तरह से आसान काम नहीं होता। अब उसमें वजह क्या है, यहाँ पर देखें कर्व थोड़ा सा बेंड हो रहा है, यहाँ पर और ज्यादा, फिर इस तरह से और ज्यादा बेंड हो रहा है। तो मतलब अगर हम देखते जा रहे हैं तो x की वैल्यू बढ़ती जा रही है पर ग्राफ जो है y के लिए ऊपर नहीं उठ रहा। तो मतलब x और y की वैल्यूज चेंज हैं। तो मतलब अब ये डेफिनेशन तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि वो डेफिनेशन तो इसलिए है जब x और y में सेम चेंज आ रहा हूं। तो अब हम ऐसी जगह तलाश करने जा रहे हैं जहां पर x और y में बिल्कुल सेम डिफरेंस आ रहा हो, मतलब कि तकरीबन बराबर हो। तो देखते हैं यहाँ पर, अब मैं इन पॉइंट्स को क्या करने जा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा करीब करता हूँ। जब मैं यहाँ पर पॉइंट ले आया तो ये आ गई और ये पॉइंट और करीब ले आया, और इसके बाद करते करते आखिरकार एक पॉइंट में यहां पर ले आया, एक पॉइंट यहां पर ले आया। क्या किया मैंने, इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को करीब करना स्टार्ट कर दिया। अब वो करीब करना क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि मैं स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन के जरिए यहाँ पर इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो अब यहाँ पर देखें क्या होगा, इन पॉइंट्स को मैं करीब करता जाऊंगा, आखिरकार करते करते यहाँ पर देखें डेफिनेशन में अभी एक चेंज आएगा, यहाँ पर बहुत करीब आ जाएंगे। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये दोनों पॉइंट बिल्कुल करीब आ जाएंगे, बहुत ज्यादा करीब, मतलब कि इस तरह से आ जाएंगे। एक पॉइंट यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। इस फोटो को मैं थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब अगर मैं देखता हूँ इन दोनों पॉइंट्स को, तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान ये जो गैप है ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह ही बन गया, पर ये जो गैप है ये बहुत ज्यादा कम है। ये ऐसी सिचुएशन हमारे पास कब बनती है, जब हमारे पास गैप बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो गैप बहुत ज्यादा कम हो गया तो मतलब हम h की वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते। जो गैप हमारे पास कितना होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, अगर तो कोई चीज ऐसी है, लिमिट्स हम किस वक्त अप्लाई कर रहे थे, लिमिट्स हम किसी भी फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं जब हम उसकी डायरेक्ट वैल्यूज नहीं निकाल सकते। जैसे कि अगर मेरे पास ये फंक्शन है x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3, अब अगर इस फंक्शन में मैं डायरेक्ट अप्लाई करता हूं 3, तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, ये देखें यहाँ पर 3 का स्क्वायर माइनस 9 और 3 माइनस 3 मतलब के 0 अपॉन 0। डायरेक्ट अगर मैं 3 इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूं तो आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, अनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है। इसी तरह से अगर हम इसके ऊपर, जब हमारे पॉइंट्स बहुत ज्यादा करीब आ गए, उस वक्त हम इसके ऊपर डायरेक्ट अप्लाई करेंगे वैल्यूज, तो हमारे पास क्या बनेगा, अनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा। पर इसी सवाल को सिंप्लीफाइड करके अगर मैं करता हूं इस तरह से, लिमिट x अप्रोचेस टू 3
एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। अब अगर मैं इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दी मैंने इस फंक्शन के ऊपर, तो अब ये जरूरी नहीं है जो मैं डायरेक्ट एक्स की वैल्यू अप्लाई करूं, मैं इस पर आजाद हूं, मैं इसके ऊपर कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करके अपने फंक्शन को सिंप्लीफाई करके उसके बाद इसमें वैल्यूज अप्लाई कर सकता हूं। तो इसी तरह से यहां पर भी यही वैल्यू है, मैं इस फंक्शन के ऊपर क्या करूंगा, बहुत छोटी वैल्यू किसकी आ रही है हमारे पास, एच की, तो मैं यहां पर लिमिट अप्लाई कर दूंगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। 0 क्यों, क्योंकि हमें पता है बहुत नेग्लिजिबल सा डिस्टेंस है, बहुत नेग्लिजिबल सा यहाँ पर जो है वो गैप है, तो इस वजह से हम h की लिमिट क्या अप्लाई कर रहे हैं, 0। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h। ये मेरे पास जनरल डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला बन गया, बेसिक डेरिवेटिव का फॉर्मूला, जिसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल का नाम भी देते हैं। ये इसके पीछे मेन कॉन्सेप्ट है। मेन हमारा काम डेरिवेटिव्स के जरिए हम क्या कर रहे हैं, किसी भी कर्व का हम स्लोप मालूम कर रहे हैं। अब वो स्लोप किस तरह से मालूम कर रहे हैं, वो हम स्ट्रेट लाइन वाले फॉर्मूले को अगर देखते हुए अपने पुराने कॉन्सेप्ट से ही चले, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है जिसकी मदद से हमने ग्राफ से वैल्यूज यहाँ पर रखी। ग्राफ से वैल्यूज रखने के बाद हमने देखा यहाँ पर वैल्यूज जो है वो बहुत डिफरेंट थी, एक्स और वाई में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रही थी, तो इस वजह से हम पॉइंट्स को करीब करते गए, करीब करते करते आखिरकार एक पॉइंट ऐसा आया जहां पर ये दोनों पॉइंट्स बहुत ज्यादा करीब हो गए और एक स्ट्रेट लाइन है जिसको हम सीकेंट लाइन भी बोल सकते हैं वो बन गई। तो उस सूरत में हमने इसके ऊपर यहाँ पर लिमिट अप्लाई की, जो x की वैल्यू जो है हमारे पास ये बहुत ज्यादा छोटी है, उस वक्त जाकर हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल का ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, समटाइम्स इससे कैलकुलेशंस हमारे लिए जो है वो मुश्किल होती है। जब हम सवाल सॉल्व करने लगते हैं तो इस वाले फॉर्मूले से अगर सॉल्व करें तो हमारे लिए कैलकुलेशंस मुश्किल होती हैं। तो एक और फॉर्मूला है, इसी की ही जनरलाइज्ड फॉर्म जो हमारे पास बनती है फर्स्ट प्रिंसिपल की ही, वो है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय x माइनस a। ये हमारे पास फॉर्मूला है। ज्यादातर सवाल जो हम एक्सरसाइज के सॉल्व करेंगे वो इस फॉर्मूले से यूज करेंगे, इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारे पास कैलकुलेशंस जो है वो आसान होती है एज कंपेयर टू दिस फार्मूला। पर बेसिक जो जनरल फार्मूला है वो हमारा डेरिवेटिव्स का ये है, और कॉन्सेप्ट तो आप लोग समझ ही चुके हैं। तो हमने काम जो करना है वो सारा इस चैप्टर नंबर 4 में 4.1 से लेकर 4.4 तक सारा हमने डेरिवेटिव्स ही मालूम करना है। जनरल फार्मूला हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 में यूज होगा वो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इससे क्वेश्चन भी सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। इसके साथ साथ आगे जो जो फार्मूलाज हमारे जरूरी होंगे तो मैं साथ ही साथ वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों को फार्मूलाज भी बताता जाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आज जो समझाया वो समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।